दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। आपको यह भी मालूम होगा, हमेशा मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखा करें। सबसे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपने अभी तक आरसीएन टुडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, ऑल पर सेलेक्ट नहीं किया है तो कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। साथ साथ आरसीएन टुडे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको सुपरफास्ट तरीके से सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। पहली खबर अग्निपथ योजना को लेकर है। आपको मालूम होगा कि अग्निपथ योजना को लेकर कितना बवाल हुआ। आपको यह भी मालूम होगा कि कितनी ट्रेनें रद्द कर दी गई थी। जो आंकड़ा सामने निकल कर आया है कि 2132 ट्रेनें रद्द हुई थी जब अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि देश भर में अग्निपथ विरोध के कारण 15 जून से 23 जून के बीच 2132 ट्रेन रद्द की गई थी। वैष्णव ने यह भी कहा कि सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू करने के बाद हुए आंदोलन से रेल सेवाओं के बाधित होने के कारण यात्रियों को वापस की गई रिफंड की राशि अलग अलग डाटा के अनुसार नहीं रखी गई है। लेकिन कितना नुकसान हुआ है यह भी जानने का विषय है, आप लोगों को जानकारी होना आवश्यक है। 14 जून से 30 जून 2022 के दौरान ट्रेनों के रद्द होने के कारण 102.96 करोड़ रुपए रिफंड किए गए थे। इस आंदोलन से रेलवे की संपत्ति को काफ़ी नुकसान हुआ है। जो आंकड़ा सामने निकल कर आया है 259.44 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यानी कि अग्निपथ का जो विरोध हो रहा था, जो तोड़फोड़ की गई थी, जो ट्रेनों में आग लगाई गई थी, उस आंकड़े को निकाला गया है। उससे यह प्रतीत होता है कि भारी नुकसान हुआ है। जो नुकसान हुआ है वह 259.44 करोड़ का है, तो काफ़ी नुकसान हो चुका है। अगली अपडेट है पीसीएस 2021 के इंटरव्यू को लेकर। आपको मालूम होगा कि पीसीएस 2021 का इंटरव्यू चल रहा है और इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं सब्जेक्ट पढ़ के जाइए, सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट मजबूत है तो आपके सिलेक्शन होने के चांस हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह एक भ्रम है। इंटरव्यू आपकी मानसिक योग्यता को, आपकी बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। आप ब्रिलियंट थे तभी मुख्य परीक्षा पास किए हैं। आप ब्रिलियंट थे, आपको विषय के बारे में जानकारी थी, विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी थी, तभी आप प्री निकाले हैं। लेकिन आपके अंदर सोचने और समझने की क्षमता कितनी अच्छी है, आप वर्तमान परिस्थिति पर ध्यान रखते हैं या नहीं, इस विषय पर इंटरव्यू होता है। तो आप इसे एक विषय मान सकते हैं। लेकिन आप अगर सब्जेक्टिव विषय मानते हैं, आप अपने विषय को मानते हैं जो मेंस में आप लिए थे, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विषय से एक भी सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। इक्का दुक्का कभी काल पूछ लिया जाए, नहीं तो जो 5 से लेकर 8 दिन की घटनाएं हैं उसी को इंटरव्यू में पूछा जा रहा है। जो विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी पीसीएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर करंट की जानकारी रखते हैं, 8-10 दिनों में जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जानकारी रखते हैं, तो गारंटेड है उनका सिलेक्शन होगा, अच्छे मार्क आएंगे। कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, आइए एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है? अग्निपथ योजना के बारे में क्या जानते हैं? युवाओं के लिए कितनी फायदेमंद है? चोल, चेर और पांड्य में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? उसके बाद पूछा गया था राज्य के विषय में संसद कब कानून बना सकती है? सीए और एनआरसी के बारे में पूछा गया था। सीए एनआरसी का मुद्दा भी खूब छाया रहा। उस समय भी जब इंटरव्यू हुए थे तब भी ऐसे सवाल पूछे गए थे। तो ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन सब्जेक्ट से अगर आप मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग किए, इंटरव्यू तक पहुँचे और मुख्य परीक्षा में आपको अच्छे मार्क मिले, आपका अनुभव अच्छा है, तो इसका मतलब नहीं है कि आपसे आपकी सब्जेक्ट के सवाल पूछे जाए। जो विषय आपका मुख्य परीक्षा में है उससे सवाल पूछा जाए, या इसका कोई मतलब नहीं है। इंटरव्यू बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। इंटरव्यू आपको परखता है। जो एग्जामिनर होता है वह आपको परखता है कि आप कितने योग्य हैं। पढ़ने और कढ़ने में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। तो आप पढ़े हैं,
पक्का है, लेकिन आपको पढ़ना भी जरूरी है, आपको वर्तमान की जानकारी रखना भी जरूरी है। इसलिए इंटरव्यू में सब्जेक्ट से सवाल पूछे नहीं जा रहे हैं। अगली अपडेट है, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों से हटाए जाएंगे सरप्लस शिक्षक। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुपात में ही शिक्षक रहेंगे। सरप्लस शिक्षक उन विद्यालयों में स्थानांतरित किए जाएंगे जहां शिक्षकों की कमी है। शासन ने शिक्षकों का समायोजन अन्य विद्यालयों में करने को मंजूरी दे दी है। जल्द ही सरप्लस शिक्षकों का चिन्हांकन शुरू होगा। शिक्षा निदेशक माध्यमिक श्री सरिता तिवारी ने 11 जुलाई को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों का समायोजन करने का प्रस्ताव भेजा था। तो यानी कि जो सरप्लस शिक्षक हैं, जहां छात्रों की संख्या कम है और शिक्षक अधिक हैं, उन शिक्षकों को ऐसे स्कूल में भेजा जाएगा, ऐसे विद्यालय में भेजा जाएगा जहां पर बच्चों की संख्या अधिक है परंतु शिक्षक कम है। बातों को ध्यान से सुनिएगा, जिससे लेवल में लाया जा सके और पढ़ाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। उसके बाद अगर पद रिक्त होते हैं तो भर्तियां की जाएंगी। भर्तियों के संबंध में भी इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी, अंत तक देखते रहिए। जोधपुर की खबर, राजस्थान की खबर, अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं। पीटीईटी 2022 का परिणाम जारी कर दिया गया है। जयपुर के अनुराग शर्मा ने 2 वर्षीय प्री बीए में टॉप किया है। अगर आपने परिणाम नहीं देखा तो वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अगली अपडेट है, शिक्षक अधिकतम 50,000 मानदेय पर रखे जा सकते हैं। इसका एक डाटा तैयार किया गया है, प्रस्ताव तैयार हो गया, शासन की मंजूरी का इंतजार है। माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 2090 तक शिक्षकों को राहत देने के लिए शासन 3 विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसके संबंध में हाल ही में मेरे द्वारा जानकारी दी गई थी। इस पर कब तक मुहर लग जाएगा, तो अगस्त माह में मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। अगली अपडेट है, हाईकोर्ट से एआरओ के सफल अभ्यर्थियों को राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भर्ती के खिलाफ दाखिल सभी 63 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। देखिए भैया, कोई भी आरोप लगा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, जब हाई कोर्ट नहीं चाहेगा तो कोई भर्ती रद्द नहीं होगी। जब तक कोर्ट आपकी बातों को सुनता नहीं ध्यान से और आपकी बातों को समझता नहीं, तब तक भैया आपका विजय नहीं हो सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी और कंप्यूटर सहायक भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को राहत मिली है। कोर्ट ने मामले में दाखिल 63 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए उसे पोषणीय नहीं माना और उन्हें खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि चयन परीक्षा में शामिल होने के बाद असफल होने पर भर्ती को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। चयन में असफल अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यानी कि परीक्षा हो गई, इंटरव्यू हो गया या कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी भर्ती हो, मैं सबका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फाइनल परिणाम आ गया, आप विभाग में ज्वाइन करें, उसके बाद याचिका करेंगे तो उसकी सुनवाई नहीं होगी, केस को खारिज कर दिया जाएगा। हाँ, भर्ती प्रक्रिया चालू रहे, कोई कमी आपको लगती है उसी समय आपको कोर्ट में जाना चाहिए। अगर आप उस समय कोर्ट में जाते हैं तो आपकी जीतने के चांस ज़्यादा होंगे, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद, ज्वाइनिंग मिलने के बाद अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो भैया जीतने के चांस कम है। और मैं आपको बता दूं, वीडियो भर्ती 2018 एग्जाम्पल देना चाहता हूं। वीडियो भर्ती 2018 की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, मामला कोर्ट में चला गया और परीक्षा रद्द हो गया और केस हार गए, चयनित अभ्यर्थी केस हार गए। क्यों केस हारे? देखिए, जब विजिलेंस की जांच हुई, गड़बड़ी पाई गई, परीक्षा रद्द हुआ, उसके बाद कोर्ट गए तो भर्ती पूरी नहीं थी और इन लोगों के पास कोई साक्ष्य नहीं था और विजिलेंस ने साक्ष्य दिखा दिया, इसलिए हाई कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट मामला क्या होगा मैं आपको बता दूं, वहां से भी हारना लगभग तय माना जा रहा है। वैसे ईश्वर की इच्छा करिश्मा हो जाए तो अलग बात है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं 2024 मिशन को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, यह सभी को पता है। अगर केंद्र में मोदी जी की सरकार नहीं आई तो राज्य में मोदी जी की सरकार नहीं आएगी, या गारंटेड है। क्यों नहीं आएगी, इसका रीज़न आपको मालूम होगा। मशीन का कमाल है, लोग कहते हैं। फिलहाल केंद्र के हाथ में सब कुछ है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2024 को कैसे जीता जाए, इसका मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। उसी मास्टर प्लान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश यानी कि डबल इंजन की सरकार भर्तियों पर फोकस करने का प्रयास कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने की प्रतिबद्धता पर काम शुरू कर दिया है। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए सभी विभागों से रिक्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। रिक्तियों का पूरा विवरण आने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया तेजी से शुरू की जाएगी। कौन कौन से पद होंगे? समूह का, खा, गा और घा सीधी भर्ती की रिक्तियों का विवरण फॉर्मेट
में भेजना है। मैं आपको बता दूं, कई भर्तियों का विज्ञापन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आएगा, कई भर्तियों का विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आएगा, और कुछ शिक्षक भर्तियां भी की जाएंगी, जैसे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हुआ, जीआईसी की भर्ती हुई, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी 2023 में। जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, पदों की संख्या क्या होगी या अंतिम विषय है। तो 18 जुलाई तक सिर्फ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन तथा उच्च शिक्षा विभाग ने ही रिक्तियों से संबंधित ब्यौरा दिया है। अन्य विभागों द्वारा रिक्तियों से संबंधित ब्यौरा नहीं दिए जाने पर कार्मिक ने 20 जुलाई को दूसरी बार सभी विभागों को इसके लिए पत्र लिखा है। तो भैया अगस्त लास्ट होते होते सभी विभागों का ब्यौरा कार्मिक विभाग में पहुंच जाएगा और आपको एक आंकड़ा पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना था, तो आंकड़ा ओपन नहीं किया जाता। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इतनी भर्तियों का अध्याचन प्राप्त हुआ है, उस पर 2022 पीईटी के अंतर्गत कार्य होगा। उसके पहले कुछ वैकेंसियाँ आने हो, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी 10 सितंबर के पहले देने की प्लानिंग चल रही है। तो इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में कई भर्तियां आने वाली। अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो तैयारी शुरू करें, पहले पीटी की तैयारी शुरू करें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा के स्टूडेंट उत्तर प्रदेश लोक सेवा की भर्तियों की तैयारी शुरू करें। गारंटेड है कई भर्तियां आपको देखने को मिलेगी, जो आपके लिए खुशखबरी है। अगली अपडेट है, 2 से 7 अगस्त तक होगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्नातक प्रवेश परीक्षा। देश के 11 शहरों में ऑनलाइन ऑफलाइन मोड से होगा इम्तिहान, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके संबंध में जानकारी भी दी गई है। अगली अपडेट है राज्य कर्मचारियों को लेकर। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए का तोहफा 3% बढ़ा डीए। सेना में 1 लाख से अधिक पद खाली है, आपको मालूम होना चाहिए। सरकार ने अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती कर रही है। सरकार ने शुक्रवार को बताया कि भारतीय सेना में 1.16 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, जिनमें 7,308 पद अधिकारियों के शामिल हैं। लोकसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के एक प्रश्न में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी गई है। तो इन पदों को कब भरा जाएगा, सरकार इस पर कुछ भी जवाब देने को तैयार नहीं है। क्या इसे भी संविदा से भर दिया जाएगा, सरकार बता दे, लेकिन सरकार अभी कुछ बोल रही है। सरकार मौन धारण किए हुए बैठी है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। अब मेरा कर्तव्य बनता है कि सही सटीक जानकारी दूं, इसलिए टेलीग्राम चैनल से जुड़े। आरसीएन न्यूज़ टुडे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आप टेलीग्राम पर जाएंगे, आरसीएन न्यूज़ टुडे लिखेंगे, आपको चैनल शो करने लगेगा, ग्रुप शो करने लगेगा। मेंबर भी बन सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल पर सेट करें। इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि इसे सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो विस्तार से आपको सही सटीक जानकारी नहीं मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।